जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 तक। छोटा सा सप्ताह होता है 7 दिन का, और इसमें जो पोजीशन बनती है ग्रहों की कितनी फेवरेबल है, कैसे आपको उसका फ़ायदा उठाना है या कहाँ पर सतर्क रहना है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसको बड़े ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए। और जहाँ तक ये चंद्र राशि से देखा जाता है साप्ताहिक राशिफल, और साथ में एक चीज़ और भी कहूँगा कि ये जो गोचर होता है रिजल्ट, ये रिजल्ट कई बार क्या होता है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में सिचुएशन अलग है तो फिर ये गोचर कई बार आपको मैच नहीं करता। उस केस में आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। बाकी वैसे जनरल जो है हम बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति देखकर गोचर क्या परिणाम देने वाला है। तो सभी 12 राशियों पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, उसका आपको उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल जो है वो 20 तारीख को कर्क राशि में आ गए थे, यानी कि चौथे घर में। ये इनकी नीच की राशि होती है और केंद्र स्थान में चौथा घर सुख स्थान है। यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं कही जाती क्योंकि मंगल एक्शन के ग्रह हैं और कर्क राशि जो है वो इमोशनल है, घर से संबंध रखती है, अपनों से संबंध रखती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन दोनों का एक्शन का और इमोशन का जब मैच नहीं हो पाता तो क्या होता है, व्यक्ति के उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कोई काम करने पर, तो क्रोध आता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि क्रोध ना करें, अपने आप पर नियंत्रण करें और जो भी स्थिति आती है उसको बड़े ठंडे दिमाग से लेके और उसको काम करें। बाकी अगर घर में कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत है तो उस पर भी ज़रा ध्यान दें। माता की सेहत का भी ध्यान रखें। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए परिस्थितियां वैसे तो उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बस सिर्फ एक अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आय भाव की आय भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, आपको आय में कोई कमी नहीं है। धन के बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, हालांकि वक्री हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए धन के लिए परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पार्टनरशिप के मामले में, क्योंकि 7वां घर में सूर्य भी नीच राशि में बैठे हैं, नीच के मंगल की भी दृष्टि है, साथ में बुध भी हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आप चाहे कोई भी किसी बिजनेस के सिलसिले में या किसी के साथ भी आप जो लेन देन करते हैं उसमें कोई ना कहीं परेशानी आ सकती है। पति पत्नी के रिश्तों में भी कोई ना कोई मनमुटाव हो सकता है, उस पर भी आप ज़रा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी चंद्र जो है वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में और पाप कर्तरी योग में है, साथ में शनि की भी दृष्टि है, तो थोड़ा मानसिक तनाव भी बड़ा हुआ नज़र आता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और मेडिटेशन वगैरह करें ताकि आपको मानसिक तनाव ना हो। वैसे परिस्थितियां आपके नियंत्रण में हो सकती हैं, बस सिर्फ आपको ठंडे दिमाग से चलना है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सिचुएशन इस हफ्ते अच्छी है क्योंकि मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, पराक्रम का स्थान है, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। राशि स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव से राशि को देख रहे हैं, वो भी मजबूती दे रहे हैं। और साथ में बुध गुरु बैठे हुए हैं आपकी राशि पर। तो ये स्थिति है आपके लिए। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शनिदेव दशम भाव में बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि में, जो कि एक महापुरुष योग बना रखे हैं, काफ़ी देर से चल रहे हैं। राहु 11वें घर में अचानक धन लाभ अच्छा देते हैं,
तो यहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं आपके लिए। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो है काफ़ी अच्छा है। हालांकि चंद्र जो है वो चौथे घर में बैठे हैं, पाप कर्तरी योग में हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो केतु के साथ आएंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी पहले 3-4 दिन परेशानी रह सकती है। उसके बाद मानसिक तनाव कम हो जाएगा और आगे चलकर सिचुएशन अच्छी होगी। इसके बाद मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध जो है वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में सूर्य के साथ। तो पंचम भाव में बुध की स्थिति अच्छी है जो आपको पॉजिटिव रखती है। आप बहुत ही पॉजिटिव होके काम करते हैं और आपके जो प्लानिंग है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी बुद्धि से बहुत अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दूसरे घर में ज़रूर मंगल बैठे हुए हैं नीच राशि में, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी, धन का लाभ तो होगा ही होगा। इसके अलावा गुरु बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में, और गुरु की दृष्टि जो है वो चौथे घर पर है, सुख स्थान पर है, जो कि आपके लिए सुख जो है वृद्धि करता है। दूसरा अष्टम भाव पर दृष्टि है। अष्टम भाव रिसर्च वगैरह का होता है, जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल गुरु की स्थिति देखा जाए तो 12वें घर में बैठे हैं तो अध्यात्म की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान जाता है, खासकर जिनकी दशा चल रही हो। राहु दशम भाव में बैठे हैं, जो कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी ही डिप्लोमेटिक के लिए चलने के लिए आपके काफ़ी सक्षम होते हैं राहु। और शनि देव भाग्य स्थान में बैठे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो चंद्र स्वामी हैं। चंद्र जो है वो बैठे हुए हैं आपके दूसरे घर में। हाँ, पाप कर्तरी योग में ज़रूर हैं। साथ में मंगल बैठे हैं आपकी राशि पर। मंगल जब पहले घर में होते हैं तो नीच राशि में तो ज़रूर हैं, लेकिन नीच भंग हो जाता है इनका। तो जो परेशानी आती है उससे आपको बाहर भी निकाल देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, और आपको यहाँ पर मंगल की स्थिति जो है कम से कम 6-7 महीने यहाँ रहने वाले हैं, बहुत स्लो रहेंगे, इसलिए चिंता ना करें। मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी बना हुआ है। शनि देव 8वें घर में बैठे हैं, आपकी जो है वो भी चल रही है, ढैया भी चल रही है। तो थोड़ी बहुत इस वजह से हो सकती है कहीं ना कहीं रुकावटें आए, कोई परेशानी आए, लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 15 तारीख आने वाले कुछ टाइम में शनिदेव मार्गी होंगे। तो मार्गी होने के बाद आपको काफ़ी अच्छे लाभ दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ी देर के लिए धैर्य रखें तो आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। गुरु आपके 11वें घर में बैठे हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे लाभ दे रहे हैं। और ये परिस्थिति आपके लिए, क्योंकि गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, छठे घर के भी मालिक हैं, तो आपको लाभ देते हैं। तो ये स्थिति है आपके लिए। ओवरऑल सप्ताह मिला जुला परिणाम देने वाला है। इसके अलावा सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बैठे हुए हैं तीसरे घर में, हालांकि नीच राशि है, लेकिन तीसरे घर में सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी कही जाती है, जो आपको काफ़ी पराक्रम से, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर आपके लिए साथ में बुध भी बैठे हुए हैं, कम्युनिकेशन को भी बहुत मजबूत करेंगे। आपके रिश्ते जो साथ में काम करते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे, और उनकी मदद लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई छोटी मोटी यात्राएं आती हैं तो जो कि आपके लिए काफ़ी सफल सिद्ध होंगी। इसके अलावा राहु बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में। तो 8वें घर में जब राहु बैठे होते हैं तो अचानक से या तो कोई लाभ की स्थिति बनाते हैं या कोई खर्चा ज़्यादा कर देते हैं। तो क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है जब भी राहु केतु 2 और 8 में होते हैं, तो इस बात का ज़रूर अपने ध्यान रखिए, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी जो पैसों का उस पर ख़ास ध्यान दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
गुरु दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में कार्य क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर भी, धन में भी वृद्धि करेंगे ये आपके। और धन भाव के स्वामी बुध हैं। बुध तीसरे घर में बैठे हैं, जो कि ये कहते हैं कि आप अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से अपने धन को अर्जित कर पाएंगे। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। अब कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए बुध स्वामी हैं और बुध बैठे हुए हैं दूसरे घर में। दूसरा घर धन का है, वाणी का है और परिवार का भी है, इमीडिएट जो फैमिली होती है। तो इन सब की स्थिति को देखते हुए बुध की स्थिति अच्छी है तो आपको धन का भी लाभ होगा, वाणी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। हालांकि नीच के सूर्य बैठे हैं साथ में, उनका थोड़ा बहुत असर ज़रूर रहेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में शनि देव जो है वो छठे घर में बैठे हैं, तो आपको दुश्मनों से बचा के रखते हैं, रोग से बचा के रखते हैं। मंगल बैठे हुए हैं आपके 11वें घर में, जो आपको लाभ दे रहे हैं। नीच के राशि में है, लेकिन नीच का हो या कोई भी ग्रह हो, 11वें घर में जो भी बैठा होता है वो लाभ देता ही है। और वैसे भी क्रूर ग्रह ज़्यादा लाभ देते हैं, तो ये देखा गया है। इसके अलावा राहु बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में, जो आपकी आकांक्षाएं बाहर के लोगों से हैं उसको मैच करने में काफ़ी सक्षम हैं और वहाँ से ये डीलिंग वगैरह करने में काफ़ी चपलता से करते हैं। लेकिन उतना भी वो ना करिए कि जो प्रॉमिसेस करें वो आप पूरा ना कर सकें। तो कैपेसिटी को देखते हुए उसी हिसाब से आगे बढ़ें। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र दूसरे घर में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। तो ये स्थिति अच्छी है, धन का भी लाभ होगा, कार्य भी आपके निकलते रहेंगे और आप खाने पीने में भी काफ़ी अच्छी रुचि रखेंगे और मीठा खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। परिवार में भी समय अच्छा रहेगा। आपकी राशि पर सूर्य और बुध बैठे हैं। अब सूर्य वैसे तो कारक होते हैं पहले घर के, और लेकिन नीच की राशि के हैं, तो पहले घर में बैठे होने से एक चीज़ होती है कि नीच भंग हो जाता है। और नीच भंग होने से मतलब ये कि परेशानी आती है, लेकिन वो परेशानी से बाहर भी निकाल देते हैं। तो ये स्थिति बनती है। चंद्र का गोचर वो सिंह राशि में हो रहा है, जो कि 11वां घर है और 11वां घर में हमेशा लाभ स्थिति रहती है। बीच में जब ये केतु के साथ आएंगे 2 दिन बाद, तो वहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा। उसके बाद फिर से स्थिति काफ़ी ठीक ठाक हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो शनि देव 5वें घर में बैठे हैं, जो आपको लाभ दे रहे हैं यहाँ पर। और मंगल जो है वो दशम घर में बैठे हैं। दशम घर में दिग्बली होते हैं, तो मंगल भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लाभ देते हैं। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि थोड़ा इमोशनल नहीं होना काम में, काम पर फोकस करके अपने हिसाब से चलना है, तो ज़्यादा परेशानी आपके लिए बिल्कुल नहीं आएगी। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल 9वें घर में बैठे हैं। 9वां घर भाग्य स्थान है, चंद्र की राशि है। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि जो काम आप तेज़ी से करना चाहते हैं वो उस हिसाब से नहीं कर पाते, क्योंकि मंगल जो है थोड़ा आपको इमोशनल कर देते हैं, जिससे आपके जो काम करने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रख के चलें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। साथ में शनि देव 4थे घर में बैठे हैं। मंगल शनि का 6-8 का वो भी है, आंकड़ा भी है, जिससे थोड़ी सी परेशानी बढ़ती है, तनाव बढ़ता है। तो शनि देव जो है यहाँ पर 4थे घर में क्रूर ग्रह है। 4था घर सुख स्थान होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही में जो स्टूडेंट हैं, स्कूल में जो पढ़ते हैं, उन्हें भी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और पंचम भाव में देखा जाए तो पंचम भाव जो है वो आपके राहु बैठे हुए हैं। अब पंचम भाव आपकी सोच क्या है। राहु जब पंचम भाव में बैठे होते हैं तो भ्रमित करते हैं। आपके जो फैसले लेने की जो क्षमता होती है उसमें थोड़ा कहीं कहीं कन्फ्यूजन लाते हैं।
तो इसलिए कह रहा हूँ फोकस करके चलेंगे तो आपके लिए परेशानियाँ थोड़ी कम होंगी। इसके अलावा गुरु जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव के गुरु जो है आपके पार्टनरशिप में काफ़ी लाभ देते हैं और पति पत्नी के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रखते हैं, तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और बाकी दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में जब सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर बैठते हैं तो ये बताते हैं कि कोई ना कोई बदलाव होगा, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई नुकसान की स्थिति ना बन जाए, इस पर ध्यान दें, फोकस होकर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि फोकस करें हर चीज़ में, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जहाँ पर आपको परेशानी दिखाई दे रही है। तो आप फोकस होकर चलेंगे, ध्यानपूर्वक चलेंगे तो आपके लिए परेशानियाँ कम होंगी, नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु बैठे हुए हैं छठे घर में, थोड़ा कमज़ोर स्थिति है और वैसे भी मित्र राशि में नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऋण वगैरह को निपटा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दुश्मनों पर भी थोड़ा बहुत नज़रअंदाज ना करें, सतर्कता रखें ताकि वो भारी ना पड़े आप पर। बाकी यहाँ से गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ये ग्रोथ देते हैं, तो कार्य क्षेत्र में अच्छी ग्रोथ होगी। उसके अलावा नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है तो धन में भी वृद्धि होगी। तो ओवरऑल स्थिति थोड़ा बहुत ठीक हो जाती है। तीसरे घर में शनिदेव बैठे हैं जो पराक्रम स्थान में आपकी मदद करते हैं। शनिदेव तीसरे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में। अब 8वें घर के मंगल नीच राशि में, ये अच्छे नहीं है। तो एक तो आपको अपने धन को ध्यान में रखना है और दूसरा आपकी वैल्यूएबल चीज़ें जो भी हैं उन पर बहुत ही नियंत्रण रखना है और संभाल कर रखना है ताकि चोरी का खतरा ना रहे और किसी को पैसे का उधार ना दें, क्योंकि उधार अगर दिया आपने तो वापस नहीं मिलने वाला। मंगल की जो स्थिति है वो यही बता रही है। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। बाकी कार्य क्षेत्र की देखा जाए तो यहाँ पर बुध स्वामी हैं और बुध बैठे हुए हैं आपके 11वें घर में। ओवरऑल स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है कार्य क्षेत्र में, यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि देव दूसरे घर में बैठे हैं वक्री होकर। तो वक्री ग्रह जो है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, ये मैं हर बार बोलता हूँ। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान दें ताकि कुछ कई बार क्या होता है जब शनि देव दूसरे घर में बैठे होते हैं ना और खाने पीने में आप थोड़ा लापरवाही करते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, व्यायाम वगैरह करते रहें, कोई परेशानी नहीं आएगी, धन को लाभ ये देंगे ही। और इसके अलावा जहाँ तक देखा जाए तो मंगल जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं नीच के होकर। ये आपके छठे और मंगल जो है नहीं आपके चौथे और 11वें घर के स्वामी हैं। तो नीच राशि में जब बैठते हैं तो यहाँ पर ये कि परेशानी तो लाते हैं, खास करके आय में थोड़ा सा कहीं हो सकता है प्रॉब्लम दे, पार्टनरशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, वहाँ पर आपको बड़े ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा। पति पत्नी के रिश्तों में भी थोड़ा तनाव हो सकता है। इन सब बातों को आप देख के चलें तो आपके लिए ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी। तो ये स्थिति है। राहु जो है वो तीसरे घर में बैठे हैं, ये पराक्रम स्थान में राहु बहुत अच्छे हैं, ये आपको मदद करेंगे। और केतु बैठे हैं नवम भाव में, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। और गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव के गुरु काफ़ी अच्छे कहे जाते हैं, सकारात्मकता आती है इसमें और आपकी राशि पर भी दृष्टि रहती है, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, शनि देव यहीं बैठे हैं वक्री होकर। थोड़ा समय और रह गया इनके वक्रत्व में, तो अभी स्लो स्पीड हो गई है इनकी। तो बस आप अपने कार्य पर फोकस करके चलें और कोई परेशानी नहीं है, लाभ मिल रहा है आपको, इसमें भी दिक्कत नहीं है।
दूसरे घर में राहु बैठे हुए हैं। अब दूसरा घर धन का भाव है, धन में कोई वृद्धि करेंगे ही बिल्कुल, और ओवर एम्बिशियस ना हो, बस जो भी आ रहा है वो ठीक आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके रिश्ते बने रहेंगे अच्छे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और शनि देव बैठे हैं 12वें घर में, सॉरी मंगल बैठे हुए हैं छठे घर में। छठे घर के मंगल जो है वो आपको अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि नीच राशि में है, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप लोन वगैरह पूरा कर रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन अगर ले रहे हैं तो इस वक्त थोड़ा सा अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो कम से कम लेने की कोशिश करें, क्योंकि छठे घर में नीच के अगर बैठे होते हैं तो लोन के ऐसे चक्कर में फंसाते हैं मंगल कि आप वापस करने लायक नहीं रहते। तो ये स्थिति जो है अच्छी नहीं रहती है। थोड़ा अगर विलम्ब कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर मजबूरी हो तो उतना ही लें जितना आपकी ज़रूरत पूरी हो सके, ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा चंद्र जो है वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और सिंह राशि सप्तम भाव है। सप्तम भाव में चंद्र की स्थिति वैसे देखा जाए तो पाप कर्तरी योग में है। थोड़ा सा तनाव हो सकता है रिश्तों में, तो काम तो आपके निकलते रहेंगे लेकिन फिर भी कोई ना कोई तनाव बना रह सकता है। तो ये 3-4 दिन जो है तनाव रहेगा, उसके बाद स्थिति आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु जो है बैठे हुए हैं तीसरे घर में। तीसरा घर पराक्रम का होता है, अपने ज्ञान से अपना पराक्रम दिखाएंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। गुरु की दृष्टि 7वें घर भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव आपका पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है, बिजनेस रिलेशनशिप का है। तो यहाँ पर आपको गुरु फायदा देते हैं, और लाभ स्थान पर दृष्टि है तो लाभ भी देते हैं आपको। तो ये स्थिति गुरु की अच्छी है। हालांकि तीसरे घर में वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। इसके अलावा राहु बैठे हैं आपकी राशि पर, तो यहाँ पर राहु जब बैठे होते हैं तो आपकी जो एम्बिशंस हैं उसको काफ़ी बढ़ाते हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड सिचुएशन में रखिए और उस हिसाब से अपने प्रोमिसेस कीजिए। जो भी आप डीलिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी शनिदेव बैठे हैं 12वें घर में। 12वें घर के शनिदेव आपको इन्वेस्टमेंट में, खर्चों में आपके नियंत्रण करते हैं। तो ये एक शनिदेव क्योंकि कारक हैं 12वें घर में, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। मंगल बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में, तो 5वां घर नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि मंगल जो है यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीच राशि में बैठे हैं। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, फोकस करके चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए परिणाम अच्छे आएंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रख के चलना है। बाकी ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो शुक्र जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। शुक्र की स्थिति पहले देखा जाए तो शुक्र आपके लिए तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं। तो बहुत अच्छे ग्रह तो नहीं कहे जाते, लेकिन 9वां भाव में स्थिति इनकी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। बुध जो बैठे हुए हैं वो तुला राशि में बैठे हैं 8वें घर में, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में ज़रूर प्रॉब्लम देते हैं। वैसे ओवरऑल बुध की स्थिति यहाँ खराब नहीं है, बस आप अपनी जो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से उस पर ध्यान दें, बस इतना ही कहूँगा। इसके अलावा ये था 12 राशियों का राशिफल। कोई भी व्यक्तिगत रूप में समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिक प्रेडिक्ट@gmail.com पर अपने विवरण देकर कुंडली का